हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कंपटीशन मैथ्स स्टार्ट की हुई है इस चैनल में। तो आज से आप लोगों को एक सिस्टमैटिक वे में आप लोगों को क्लासेस मिलेगी कि आपको हर एक टॉपिक का एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेगा और एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उसकी। तो उसमें से एक जो है सबसे पहला टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, किसी भी आप एकेडमिक क्लास का जो है आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो वो होता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब जो है उसके कभी कभी नाम कुछ और दे देता है, बात अलग है, लेकिन जो पहला चैप्टर होता है वो होता है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति होती क्या है? तो संख्या पद्धति आप लोगों को वैसे तो पता होगा कि संख्या पद्धति मतलब यहाँ एक शब्द है, दो चीजें हैं, एक तो संख्या है, दूसरी शब्द है पद्धति। मतलब कि संख्या को एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित क्रम में लिखने का प्रयास करना ही क्या है, संख्या पद्धति है। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो है संख्या पद्धति में आपको दिखा संख्या दिखी, तो संख्या आप लोगों को पता है किससे बनती है? अंक से। किससे बनती है? अंक से। तो आप लोग बोलेंगे कि गणित की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? गणित की सबसे छोटी इकाई अंक होती है। ये तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है और आप लोगों को पता ही है। तो अब जो है हम लोग अब आगे आते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो है हमारे पास संख्याएं आप लोग जो है खुद ही अपने आप में सोचिए। आप लोग बचपन में थे, बचपन के दिनों में चले जाइए। आप लोग अपने माइंड में सोचिए कि हम जो है 2 साल के बच्चे हैं। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे तो भाई हम तो जो है यहाँ पर भी इस तरीके से बैठे हुए हैं रे बाबा, और वहां पर भी ये गेंद रखी हुई है और हम खेल रहे हैं। इधर से हमारी मम्मी या पापा जी आए, बोले चलो पढ़ो, गिनती पढ़ो। अरे गिनती पढ़ो बोले, अरे पापा इसका मतलब कि अब हमारे को पढ़ना पड़ेगा गिनती, और गिनती पढ़ेंगे तो भाई हम तो कहां से स्टार्ट करेंगे? आप बोलोगे कि सर हम तो स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब कि 1 से लेकर के आप कहां तक पहुंच गए? 10 तक। पहले इसको कंठस्थ करेंगे आप लोग, फिर बोलेंगे सर हम 1 से 10 तक तो सीख गए, अब हम क्या करें? बोलोगे आप कि हम तो 100 तक गिनती पढ़ेंगे। फिर बोलोगे आप कि हम तो 1000 तक पढ़ेंगे। ओ, ये तो कहीं ना कहीं एक संख्या बनने लगी। 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या। ओ, ये तो बहुत ही गजब हो गया। और ये संख्याएं कहां तक जाएंगी? आप लोगों ने अगर 5वीं क्लास तक ध्यान नहीं दिया होगा तो तब तक आप तो अनंत तक पहुंच गए थे। अरे बाबा, और आप लोगों से अगर कोई पूछे सामने वाला कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि अनंत होगी। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, एक ट्विस्ट आएगा। अनंत कोई संख्या नहीं है। सबसे बड़ी संख्या कोई पूछे तो कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जिसको हम सबसे बड़ी संख्या कह सकते हैं। बस ये अनंत एक हमारी सोच है, एक हमारी सोच है। ध्यान में रखेंगे आप लोग कि अनंत एक हमारी सोच है। जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, जहां तक हम लोग पहुंच नहीं सकते उसी को हम लोग अनंत कहते हैं। अब इसे हम आगे से थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे तो साइंस में पहुंच जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बात को रोकते हैं। ठीक है, 1 से अनंत तक। अब आप लोगों को ये संख्याएं, आप लोग बोलेंगे ये संख्याएं कौन सी होती हैं? तो बोलेंगे प्राकृत संख्याएं। क्या कौन सी होती हैं? बोलेंगे प्राकृत संख्याएं, क्योंकि हमारे को ये ऑटोमेटिकली हमारे को प्राप्त हो गई थी। हम लोगों को सबसे पहले ऑटोमेटिकली और सबसे पहले प्राप्त हुई थी। सबसे पहले हमारे को जैसे हवा प्राप्त होता है, हम जैसे ही हमारा जन्म होता है हमें हवा प्राप्त होगी। हमारा जन्म होगा तो हमारे को पानी प्राप्त होगा, हमारे को हमारे आसपास पेड़ पौधे दिखेंगे। तो ये सारी चीजें प्राकृत होते हैं। वैसी संख्याएं ये भी हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त हो गई थी। तो हमारे गणितज्ञों ने इसे क्या कहा? प्राकृत संख्या। क्या कहा? प्राकृत संख्या। तो ये रही बात प्राकृत संख्या की। अब इसको एक दूसरे वे में भी हम देख सकते हैं। दूसरे वे में देख सकते हैं, जब आप लोगों को जो है स्टोन एज तरफ जाइए, पाषाण काल तरफ जाइए, जब जो है आप लोगों के जो पूर्वज से कहना चाहिए, तो वो लोग जो है पहले स्टार्टिंग में क्या किए होंगे? आपने आसपास देखे होंगे बहुत कम पेड़ पौधे दिखे होंगे, तो पेड़ पौधों को उन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके गिने होंगे। उसके बाद आप बोलोगे कि सर इतने तो गिन लिए, इसके अलावा भी तो गिने होंगे। इसके अलावा जो है पेड़ पौधों के अलावा उन्होंने जानवरों को गिने होंगे, आदमियों को गिने होंगे, नदियों को गिने होंगे, सब गिने होंगे। तो वहां पर 1, 2, 3, 4 गिने होंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब प्राकृत संख्या तो हमने पढ़ लिए, लेकिन प्राकृत संख्याओं में कुछ और संख्याएं आती हैं।
कुल 6 प्रकार की प्राकृत संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे 6 प्रकार की प्राकृत संख्याएं। 6 प्रकार की प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे हम लोग तो ये होते हैं, पहली प्राकृत संख्या होती है सम संख्या। पहली प्राकृत संख्या सम संख्या होती है। ठीक है, सम संख्या होगी पहली प्राकृत संख्या। अब सम संख्या को देखेंगे तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे तो पता होगा आप लोगों को, ऐसी संख्या जिसमें कि 2 का पूरा पूरा भाग चले जाता है, या फिर इसको दूसरे तरीके से वो बात करें तो जो पूरे तरीके से जिसकी पेयरिंग हो जाती है, जिसके समूह यानी 2-2 के समूह पूरे तरीके से बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं, जिसके पूरे तरीके से जोड़े बन जाते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अब इसके उदाहरणों की बात करेंगे तो आप लोग बोलेंगे सर जी इसका उदाहरण तो हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। इसके बाद बोलेंगे तो अप टू डेट अनंत तक है। ठीक है, ये तो हो गई सम संख्या है। लेकिन सम संख्या में आपने एक बढ़िया पैटर्न नोटिस किया होगा। अब आप बोलेंगे क्या पैटर्न नोटिस किया? आप लोग देखेंगे तो क्या हम इसको क्या 2n के रूप में लिख सकते हैं, जहां n एक खुद एक प्राकृत संख्या है। 2n के रूप में, अब देखिए कैसे 2n के रूप में लिख सकते हैं आप देखिए। ठीक है, अगर से मान लीजिए 2 n एक, मैंने क्या बोला, n एक प्राकृत संख्या है मतलब 2n, जहां पे 2n मीनिंग हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई n। 2 मल्टीप्लाई n मतलब कि अब n की जगह अपन मान लो 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 2 की जगह अपन सॉरी n की जगह 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, अरे फिर 2 3 जा 6। देखिए आप लोगों को ये संख्या प्राप्त हो रही है। आप बोलेंगे जी हाँ सर प्राप्त तो हो रही है, इसका मतलब कि सर आप सही बोल रहे हैं कि हम इसे 2n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे अगली संख्या की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर 6 प्रकार होते हैं तो फिर अगला प्रकार कौन सा होगा? तो अगला प्रकार होगा विषम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे, इवन नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। वैसे प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर बोलेंगे इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसको हम दर्शाएंगे n से, इनको दर्शाएंगे हम लोग n से। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या की बात करेंगे हम लोग तो विषम संख्या ये होते हैं, आप लोग बात करेंगे तो ये होंगे एक, यानी कि इसको अपन बात करें तो ये जो है पूरे तरीके से इसमें जोड़े नहीं बनते, यानी कि 2 का भाग पूरे तरीके से नहीं जाएगा। अब इसके उदाहरणों में आएंगे तो 1 3 5 7 9 11 13 अप टू डेट इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो लिख दिए, आप जैसे तरीके से आपने यहाँ पे, अब आप लोग बोलेंगे कि आपके इसको जो है हम लोग कहते हैं ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। और इसको दर्शाएंगे हम लोग, ठीक है, इवन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और हम इसको दर्शा सकते हैं 2n+1 के रूप में, 2n+1 के रूप में। चलिए अब हम इसको भी प्रूव करके देखते हैं, जहां n एक जो n की वैल्यू क्या हो सकती है, आप लोग ध्यान रखेंगे, n की वैल्यू हो सकती है जहां पर पे 0 1 2 3 अप टू डेट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अब रखते हैं हम लोग 2n+1, इट मींस 2 मल्टीप्लाई n+1। अब यहाँ पे आप लोगों ने बॉड मास, अब बॉड मास एक टॉपिक आता है। अगर से आप लोगों को अगर से इस टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, किसके ऊपर? बॉड मास के ऊपर, तो आप लोग कमेंट कीजिए बॉड मास, तो मैं आप लोगों के लिए बॉड मास का एक पर्टिकुलर वीडियो जल्द ही ला दूंगा। तो दोस्तों अब आते हैं बॉड मास में। आप लोग जानते होंगे कि प्लस का अब जो है आप लोगों का मल्टीप्लाई पहले हल होता है, प्लस बाद में हल होता है। अब हम n की वैल्यू रखते जाते हैं, तो n की वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 + 1, हमने बोलेंगे मल्टीप्लाई पहले हल होगा, तो 2 0 का 0 + 1, तो आप लोग बोलेंगे 1। फिर 2 मल्टीप्लाई 1 + 1, 2 1 जा 2 + 1 3। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली 5 मिलेगा। इस तरीके से 7 मिलेगा, फिर इसी तरीके से 9 मिलेगा। आप बोलेंगे सर ये तो देख आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 ये तो मिलते जा रहे हैं, तो आप सही कह रहे हैं कि इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? 2n+1 से, 2n+1 से। देखिए अब आते हैं हम लोग अगले इसमें, अगला प्रकार क्या होगा? तो अगला प्रकार होता है हमारे पास भाज्य संख्या या अभाज्य। पहले मैं लिख लेता हूं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य।
इसको लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये अभाज्य संख्या वास्तविकता में होती क्या है? तो आप लोगों ने जो है गुणनखंड नाम सुने, गुणनखंड। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जिनके दो गुणनखंड होते हैं, जिनके दो गुणनखंड होते हैं। अब बोलेंगे सर आप गुणनखंड हमने तो नाम सुने नहीं। अरे बाबा ये क्या हो गया, आप लोगों ने तो इसका नाम ही नहीं सुने। अरे ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। तो ये देखिए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। गुणनखंड जो है जिनके दो गुणनखंड, कितने गुणनखंड? दो गुणनखंड। ठीक है, तो दो गुणनखंड हो गए। तो अब आप लोग बोलेंगे कि दो गुणनखंड, तो फिर अब गुणनखंड बताइए तो सही सर। तो कहने का मतलब कि कोई भी संख्या हम लें तो उसमें किस किस का भाग जाएगा, किस किस का भाग जाएगा, वही उसके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आते हैं। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे एक संख्या लिया 19। क्या संख्या लिया? 19। 19 पे बात करते हैं हम लोग। तो एक और दूसरा गुणनखंड लिया क्या? 19। सर गुणनखंड का मतलब यहाँ पर एक का भाग जाएगा। अब आप बोलेंगे दो, तो आप लोगों ने कैसे मेरा कहना चाहिए कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा और आपने देखा होगा मेरा वीडियो विभाज्यता के नियम। तो वहां पर देखे होंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी 2 का भाग नहीं जाएगा, बोलेंगे कि यहाँ 3 का भी भाग नहीं जाएगा, बोलेंगे आपकी 4 का भी भाग नहीं जाएगा, आप बोलेंगे 5 का भी नहीं जाएगा, आप बोलेंगे 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखेंगे तो आप नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा। तो आप ऐसे करते करते देखेंगे तो यहाँ पर भी सीधे 19 का भाग जाएगा। किसका जाएगा भाग? 19 का। ठीक है, भाग जाएगा 19 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितने गुणनखंड मिले हमको? 1, 19। टोटल कितने? 2 गुणनखंड। इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे 23 की। तो 23 का भी 1 का भाग जाएगा और सीधे 23 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये भी हो जाएगी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो सर हमारे को कुछ ऐसी अभाज्य संख्या, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। सर आप बोलेंगे कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर हम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, हमारे को हम लोग पता करें उससे बढ़िया तो हमको पहले ही पता होगी कौन कौन सी होती है। तो हम बता देते हैं आपको 1 से 100 तक के बीच की टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। पहले बता दे रहा हूं 25। अब कौन कौन सी होती है 25 अभाज्य संख्याएं? देखिए हम तो होती 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 41 भूल गया था मैं, या फिर लिख देता हूँ 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। आप लोग गिनेंगे तो टोटल यहाँ पे 25 अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है जो कि 1 से 100 के मध्य है, जो कि क्या है 1 से 100 के मध्य। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं जो है यहाँ पे आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं हम लोग। तो आप लोगों से ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं मैं कि दो लगातार सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है? दो लगातार सम संख्याओं के बीच में अंतर पूछूं तो आपको देखिए, दो लगातार बोलूं तो 4 और 2 के बीच में बता दीजिए, या 8 और 10 के बीच में बता दीजिए, या फिर 204 206 के बीच में बता दीजिए। तो आप लोग वो देखेंगे तो हमेशा अंतर मिलेगा आपको 2 का। अरे सर ये तो चीज हमने नोट कभी भी हमने जो है ध्यान नहीं दिया था इस चीज के ऊपर। वैसे आप देखेंगे दो लगातार विषम संख्याओं के बीच में भी अंतर, तो वहां पर भी याद है 2 का ही अंतर। कितने का आएगा अंतर? 2 का। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप कहेंगे 2। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2। एकमात्र समअभाज्य संख्या 2। सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या 2। यहां तो आंसर मैंने 2 आया जो बताया। सबसे छोटी विषमअभाज्य संख्या 3। ठीक है, कितनी चीजें हैं? 1 से 100 के मध्य सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 1 से 100 के मध्य कुल अभाज्य संख्या है 25। ठीक है, इसके अलावा 1 से 50 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 47। 1 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्या है तो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि 12 घटाएंगे तो 13 अभाज्य संख्या 1 से 50 के मध्य आपको मिलेंगी।
ये चीजें हो गई, आपने क्लियर कर लिए? आप बोलेंगे सर हाँ। इसके बाद आते हैं अगला प्रकार, भाज्य संख्या। अगला प्रकार भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होंगी? जिनके दो से अधिक गुणनखंड होंगे, दो से अधिक गुणनखंड होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे चार, चार को देखेंगे तो एक गुणनखंड एक, एक का भाग जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। दो का भाग जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। दो दूनी चार, चार एकम चार। यहाँ पे एक, दो और चार, मतलब टोटल कितने गुणनखंड? तीन। इसका मतलब ये भाज्य है। जैसे कि मैं अगले संख्या ले 24, तो यहाँ एक का जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। यहाँ दो का जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। यहाँ तीन का भाग जाएगा, यहाँ बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ। क्या चार का? आप बोलेंगे हाँ। यहाँ पांच का नहीं, छह का? आप बोलेंगे हाँ। फिर सात नहीं तो आठ का? आप बोलेंगे हाँ। फिर यहाँ नौ का बोलेंगे तो नहीं, 10 का नहीं, 11 का नहीं तो 12 का? आप बोलेंगे हाँ। और फिर बोलेंगे आप 24 का जाएगा। इस तरीके से आप गुणनखंड देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे तो आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड मिलेंगे। कितने गुणनखंड? 8। तो टोटल 8 गुणनखंड मिले। इसका मतलब यहाँ एक से दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसको जो है हम बात करेंगे तो सबसे, अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है नॉर्मली, अगर से किसके बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे तो। खैर इसके एडवांस में तो काफी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन बेसिक्स में एक ही क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? तो आप बोलेंगे 4 है। कौन सी है? 4 है। इसके बाद में हम लोग जो है अगला प्रकार बात करेंगे तो है सहभाज्य या सह अभाज्य। सह अभाज्य की बात करते हैं हम लोग, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो को प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं क्या? को प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये संख्याएं कौन सी होती है? हमने तो भाज्य या अभाज्य संख्या सुन लिए, तो अभी तक हमने बात की, जैसे यहाँ पर बात की तो हमने 41 अकेले की बात कर रहे थे, हम 67 अकेले की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग भाज्य अभाज्य बता रहे थे। लेकिन यदि से हम बात करेंगे दो या दो से ज्यादा संख्याओं के बीच में, दो या दो से ज्यादा संख्याओं के बीच की बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे वहीं पर हम सहभाज्य का या सहभाज्य का कॉन्सेप्ट ला पाएंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक ही फंडा है कि जिनका एकमात्र सार्वगुणनखंड हो, सार्वगुणनखंड वो जो कि क्या होगा? वो भी क्या होगा? एक होगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हम लोग, वो भी कौन होगा? एक होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ध्यान में देंगे तो आप लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूं। मैं क्या मैंने लिखा कि संख्या 21 और 25, दो संख्या मैंने लिखा 21 और 25, दोनों के गुणनखंड लिखता हूं तो 21 के गुणनखंड, मैं थोड़ी सीधा लिख दे रहा हूं 21 25, 21 के गुणनखंड आप बोलेंगे एक का भाग चल जाता है। हाँ, यहाँ पर आप बोलेंगे तो दो का नहीं जाता, लेकिन 3 का चल जाता है, उसके बाद 7 का चल जाता है, उसके बाद 21 का चल जाता है। अब मैं धीरे धीरे जो है आप लोगों को और बताता जाऊंगा कि किस किस का जाता है, किस किस का नहीं। यहाँ देखेंगे तो 1 का चला जाता है, 5 का चला जाता है और 25 का चला जाता है। आप लोग पहाड़े पढ़ के देखते जाएंगे तो आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब आप देखेंगे कि सार को हम ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखते हैं। कॉमन फैक्टर यानी कॉमन गुणनखंड एक ही होना चाहिए, वो भी कौन? एक। देखेंगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे कॉमन गुणनखंड कौन है? एक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बोलेंगे कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब सह अभाज्य संख्याओं से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेकर के सिंपल सी बातें जो है मैं आप लोगों को जो है एक पीडीएफ या फिर एक पीडीएफ जो है दे दूंगा। आप लोग उसे जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर देखें। अब हम लोग आते हैं लास्ट प्रकार के ऊपर, जो कि सहभाज्य। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है कम से कम भी आप लोगों के 25 से 30 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन? 25 से 30 क्वेश्चन बन सकते हैं मिनिमम, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं लेकिन मिनिमम उतने बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सहभाज्य। लास्ट प्रकार है सहभाज्य संख्या।
सहभाज्य संख्या जिनके एक से अधिक सार्वगुणनखंड हों। ठीक है, सार्वगुणनखंड हों। इस तरीके से ये जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब सार्वगुणनखंड किस तरीके से एक से अधिक होंगे, या अगर आप लोगों ने पूरा देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में जो है संख्या पद्धति के अगली संख्याएं जैसे पूर्ण संख्या, पूर्णांक, दशमलव के बाद भिन्न, परिमेय, भिन्न और परिमेय में क्या अंतर होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में यही बनता है। तो ये उसके अलावा हम परिमेय अपरिमेय का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो है हम आगे और एडवांस लेवल तक जो है बात करेंगे वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस, उनके बाद इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे पूरी संख्या पद्धति से रिलेटेड, उसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, इन सभी चीजों के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया जाएगा। सभी चीजों को एक एक करके जो है आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।